आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक आईएसएस एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब आईएसएस का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और जीएस अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है, तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, या सैम्पलिंग हो गया, या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी आईएसएस की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त, जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट आईएसएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़ कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो। नेक्स्ट अगर जो हम देखते हैं, अब ये हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन आप अगर देखेंगे मल्टीवेरिएट के हैं, तो आप ये भी समझो कि मल्टीवेरिएट से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो मल्टीवेरिएट में अब देखो यहाँ पे क्या मतलब ये जो होता है लीनियर डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस फंक्शन कहते हैं इसे, या इसको आप ये भी यहाँ पे चूंकि वैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन एनालिसिस से ये क्वेश्चन है, उसमें भी ये लीनियर से है। तो ये बोल रहा है कि LDFA इसका मतलब लीनियर डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन एनालिसिस कब हम यूज़ करेंगे। तो इसका हम यूज़ कब करेंगे ये ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसको चलो हम यहाँ पे ही समझ लेते हैं, इसको ज़रा देखो यहाँ पे LDFA मतलब लीनियर डिस्क्रिमिनेशन फंक्शन एनालिसिस का यूज़ हम तब करेंगे जब ईच ग्रुप या इसी को क्लास कभी कह सकते हैं, मतलब ग्रुप अगर ना लिखा हो तो क्लास भी हो सकता है, मतलब ईच ग्रुप या क्लास जो है वो फॉलो करे, इसको फॉलो करे, वो भी फॉलो करे इसको नॉर्मल मतलब मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ये हो गया हमारा। सेकेंड हमारा क्या होगा कि ऑल
ईच ग्रुप का मतलब जैसे सपोज ये ग्रुप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये नहीं हम लोग देखते हैं, मतलब हम लोग कहते थे या लिखते थे, देखा भी होगा कि x1, x2 डॉट डॉट xn फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो ऑब्जर्वेशन है वो नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे टी टेस्ट, तो उसमें भी होता था कि ऑब्जर्वेशन जो होते थे वो हमारे क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ग्रुप्स की बात कर दी गई है, ग्रुप्स की बात की। वहाँ पे क्या था, इसे बाद ऐसे मान लो x1, x2 डॉट डॉट xn, यहाँ पे क्या कह दिया गया, ग्रुप कैसे हो गए, ग्रुप का जरा मीनिंग समझ लो। ये x1 था वहाँ पे, और यहाँ पे ये x2 हो गया, इसी तरह से x3 हो गया मान लो ये। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इसकी बात बोल रहा है कि x11, x12 इस तरह से, और इसमें क्या है x21, x22 ऐसा कुछ, या इसी को यहाँ पे अब ये कुछ इस तरह से दे दिया गया है x2i, x3i। मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो ये सब कुछ बहुत अच्छा, जब मल्टीवेरिएट में पढ़ूंगा तो इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट मैं अभी आप बस ऐसे समझो कि ये जो है वहाँ पे जैसे x1, x2, x3 दे रखा था, उसी तरह से अब कह रहा है कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, या इसी तरह से जितने भी ग्रुप हैं वो अब किसको फॉलो करेंगे, मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बोलता था कि इनका जो वेरियंस होता था इन ग्रुप्स का, ऑल ग्रुप्स का, वो क्या होता था, कॉन्स्टेंट होता था। इसमें भी वही है, बट यहाँ पे चूंकि अब मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मल्टी नॉर्मल वेरिएट में आ गए हो एनालिसिस में, मल्टी वेरिएट एनालिसिस, तो इसमें क्या होगा, इसमें बस वहाँ पे वेरिएंस था, यहाँ पे कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात अब करेगा। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स में भी क्या बोल रहा है कि ऑल ग्रुप्स जो हैं वो शेयर करें सेम जो है कोवेरियंस मैट्रिक्स, मतलब कोवेरियंस मैट्रिक्स आर इक्वल अक्रॉस मतलब अक्रॉस जो है हमारा पॉपुलेशन, मतलब जो ये पूरा डेटा दे रखा है इसके लिए जो है कोवेरियंस मैट्रिक्स, या इसको डिस्पर्जन मैट्रिक्स भी कहते हैं, डिस्पर्सन मैट्रिक्स, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, अक्रॉस सेम होना चाहिए। थर्ड जो हमारा है, थर्ड जो इसके लिए है कि द कॉमन कोवेरियंस मैट्रिक्स मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मस्ट बी नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर का मतलब जरा देख लो, सिंगुलर अगर जो है, अगर जो बाय द वे आप किसी भी, आपने ये पढ़ रखा होगा, ये यहाँ पे जरा देखो, अगर ये ए कोई एक मैट्रिक्स है और अगर इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा तो ये जो हमारा ए है ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर, मतलब सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तब क्या क्या मतलब चीज़ें होंगी, तब यहाँ पे जो हमारा ए जब हमारा सिंगुलर होगा तब जो हमारा होगा वो ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। और अगर जो बात यही अगर जो बात ए जो है ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ये ए होगा वो नॉन सिंगुलर होगा, और यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जब नहीं एग्जिस्ट करेगा और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो हम जी इनवर्स का यूज़ करते हैं। जी इनवर्स को कैसे लिखते हैं, जी इनवर्स हमारा ये होता है, ये कुछ इस तरह से, एक मिनट, जी इनवर्स हमारा कुछ ये होता है, जैसे ए लिखेंगे और ये हमारा जी इनवर्स होता है। तो जी इनवर्स के लिए ये एक रिजल्ट होता है जो थोड़ा याद रख सकते हो। बट वही है कि ये सब चीज़ें अभी बस मैं एक नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ें थोड़ा समझ लो और क्वेश्चन देख लो कि किस तरह से आते हैं, बट इसके बाद में जब रहेगा तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो लिखा है वेरिएंस आर इक्वल, चूँकि ये मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे मतलब मल्टी वेरिएट एनालिसिस है, तो मल्टी वेरिएट में वेरिएंस नहीं होता है। वेरिएंस का मीनिंग जानते हो ये क्या बोल रहा है, जैसे ये एक मैट्रिक्स दे रखी है σ1, इसी तरह σ2, इसी तरह σn, मतलब ये स्क्वायर मान लो, और ये जो यहाँ पे कोवेरियंस के टर्म दे रखे हैं ये ऐसा मानो, ये कह रहा है सिर्फ ये वाले जो हैं हमारे ये जो दे रखे हैं ये हमारे इक्वल हैं, और ये जो हैं ये हमारे इक्वल होंगे या नहीं होंगे ये इसमें नहीं लिखा है। तो ये पहला स्टेटमेंट इसलिए सिर्फ गलत होगा, मीनिंग को आप समझिएगा। अगर जो यहाँ पे मल्टी नॉर्मल मतलब मल्टी वेरिएट एनालिसिस अगर नहीं होता तब तो ये सही होता, क्योंकि यही आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट यहाँ पे चूँकि ये मल्टी वेरिएट एनालिसिस की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप मतलब जो उसके कोवेरियंस हैं वो भी यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि वो भी इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखो कोवेरियंस जो है वो इक्वल है, तो ये वाला तो हमारा पार्ट सही है। फिर लिखा है द कोवेरियंस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, अब देखो ये भी सही है, और यहाँ पे नन ऑफ दीज दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ये गलत है और ये वाला भी गलत है, ठीक। चूँकि ये दोनों सही हो गए तो ये लास्ट वाला तो अपने आप गलत है। अब इन दोनों में भी कौन सा सही होगा, देखो एक चीज़ देखो समझिए, मतलब समझना पड़ेगा आपको कि जैसे बाय द वे कोई एक
आप ये मान लो कि जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई एक गेम आप खेल रहे हो, उस गेम में बहुत सारे रूल होंगे। देखा होगा कि चलो रूल को छोड़ते हैं और मैं आपको आपकी पढ़ाई से ही रिलेटेड एक मैं बताता हूँ। जैसे अगर जो बाद में आपने एएसओ का अगर फॉर्म भरा होगा, अब एएसओ के फॉर्म में उसने देखो उसने मांगा होगा, उसने मतलब ये चीज़ें बोली होंगी बहुत सारी। जैसे बोला होगा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो स्टैटिस्टिक में, आपने उसके साथ में दे रखा होगा और करके स्टैटिस्टिक और मैथ्स में अगर बाद में मान ले, और इसमें अगला जो दे रखा होगा वो दे रखा होगा कि एमएससी आपने कर रखी हो स्टैटिस्टिक में। समझ रहे हो ना बात को। अब यहाँ पे और भी इसके बाद क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। इसके बाद में मान लेते हैं अभी ये जो इसके लिए आपने भरा भरा होगा तो ओ लेवल भी मांगता है, ठीक, ओ लेवल आपका होना चाहिए। तो देखो अगर जो बात में अब ये इतनी सारी हैं, लेकिन इसमें से कौन ऐसी है जिसकी वजह से हम भर सकते हैं। देखो इसमें से कोई भी एक नहीं होगी। देखो अब इन दोनों में देखो अगर जो बात में तो है ये दोनों कंडीशन, लेकिन इसमें जिससे बाद में कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल है, जैसे बाद में ये वाली बीएससी आपने अगर मैथ से कर रखी तुरंत भर लो। तो इसमें भी यही बोल रहा है कि आप इस दोनों में जो कौन सा सबसे बेस्ट है जिसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे जो बेस्ट है उसके लिए हम क्या मतलब कहेंगे, क्या मतलब सुटेबल जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा रहेगा वो हमारा जो वेरिएंस होंगे वो हमारे क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ये आप लोगों ने उसमें ऐसे भी देखो इसको थोड़ा अपने माइंड का यूज़ भी कर सकते हो। जब x1 x2 डॉट डॉट एक्सन होता था तो उसमें जब हमारे वो दे रखे होते थे तो वहाँ पे लिखा होता था वेरिएंस जो हमारे हैं वो हमारे इक्वल होंगे, तो वेरिएंस को ही मानकर चीज़ें की जाती थी। यहाँ पे मैट्रिक्स तो चलो यहाँ पे अगर जो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल सी बात है। ऐसे समझो अगर जो आप किसी भी चीज़ का अगर जो बाद में आप इन्वर्स अगर नहीं निकाल पाते हैं, मतलब ये नॉन ना लिखा होता, सिंगुलर लिखा होगा, मतलब ये दे रखा है इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब आप ये नहीं निकाल पाओगे। लेकिन फिर भी इसकी जगह पे आप ये निकाल सकते हो जी इनवर्स। ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है बट ये होता है जी इनवर्स से भी कर सकते हो उसी क्वेश्चन को। तो ऐसा नहीं, उसके तरीके हैं, लेकिन अगर ये मेन है, ये नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं। फिर ये जब हो जाए फिर बाद में नेक्स्ट भी देखेंगे, हाँ ये भी होना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए, बट फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, मतलब जो आपका ग्रेजुएशन है वो होना ही चाहिए। फिर बाद में आप ओ लेवल दिखा दो, उसके बाद में आपने पीएचडी कर रखी है, आपने रिसर्च कर रखा, वो सब तो एडिशनल चीज़ें हैं। वो अगर आप दिखा रहे हो तो कोई चीज़ अच्छी है। अगर किसी ने रिसर्च नहीं किया होगा तब भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये वही बात है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें तो नेक्स्ट अगर जो बाद में हमें देखना हो तो ये हम देख लेते हैं कि पहले तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं चीज़ें कि क्या क्या होती थी। देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो बाद में हम लोगों को अगर करना हो तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अगर हम करेंगे। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखो हम लोगों ने बताया था आपको कि टी जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन वो हम कुछ उसको इस तरह से लिखते थे, खास करके स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा Tn-1 को फॉलो करता था। ये आप लोगों ने अभी देखा था टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा होता है हॉर्टलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, ये इसका जनरलाइजेशन होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्या है, जनरलाइजेशन है। अच्छा इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है टी स्क्वायर, ये देख लेते हैं। टी स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है एन एक्स बार, मतलब मीन, और उसके नीचे ये वेक्टर का साइन लगा हुआ है, और म्यू नॉट मान लें, और ये भी नीचे, और ये एस अगर जो मान लें एक्स बार, इसके भी नीचे अगर हम इसको मान लें म्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे अगर जो बाद में इसको अगर हम देखें कुछ तो कुछ सेम सा है। अब वो क्या सेम है वो जरा हम देखते हैं। देखो अगर जो हम इसको अगर जो हम ऊपर ले जाएंगे तो हम ये हमारा कुछ हो जाएगा, ठीक। और ये जो हमारा यहाँ पे
अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से ही टूट कर आएगा। बट ये अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसका प्रूफ या मैं चीज़ें इसके अंदर बताने चला गया तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। और देखो यहाँ पे N1 कॉमा N2 जो है हमारा, अगर दो ग्रुप हैं तब उसके लिए क्या होगा, तो टी स्क्वायर बराबर होता है N1 इंटू N2, N1 प्लस N2, और ये हमारा होता है X1 माइनस का X2। ये यहाँ पे डैश हो जाएगा, मतलब डैश का मीनिंग हो गया ये कॉलम मैट्रिक्स दे रखी, और ये यहाँ पे सपोज P मान लेते हैं, P नहीं भी अगर लिखें तब भी बात सेम ही है। X1 हो गया और ये हम मान लेते हैं X2। तो ये एक हो गया, ये हॉर्टलिंग टी स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से अगर हॉर्टलिंग टी स्क्वायर में और हम मान लेते हैं ये नेक्स्ट, अगर जो हम देखना चाहें इसमें, ये तो हमारा ये हो गया। इसको अगर हम हटाएं और नेक्स्ट अगर हम दिखाएं, देखो महान लॉबीज डी स्क्वायर या डिस्टेंस जो होता है, तो इसको पहली बात तो ये इसलिए भी आप लोग याद रखो कि इसको पीसी महान लोबी ने दिया था। और ये कौन थे, ये हमारे इंडियन जो स्टैटिस्टिशियन हैं उन्होंने ये दिया था, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है ये देखो इसमें। और ये क्या करता था, ये पहली बात तो तीन चीज़ें मतलब जो मेन है इसकी, कि ये आउटलायर्स बताता है, आउटलायर्स मतलब डिटेक्ट करता है, उसको पता लगाता है, और ये बताता है कि क्लासिफिकेशन मतलब करने में काम आता है। और ये क्लस्टर, जब क्लस्टरिंग आप करेंगे क्लस्टर बनाने में तब ये इसका यूज़ होता है। बट अब इसके जो मेन उस पर मैं आता हूँ, तो ये इसका जो ये फार्मूला होता है वो x माइनस का म्यू, और ये हमारा होता है समीशन x बार माइनस का म्यू, ये हो गया। और इसी तरह से जब दो ग्रुप होंगे तब उसके लिए क्या होगा, तो ये हमारा होगा x1 बार माइनस का x2 डैश, और s यहाँ पे अगर जो बात ये नहीं पता है, मतलब ये यहाँ पे नोन है तब ये होगा, जब ये नोन मतलब ये लिखा होगा अननोन तब हम इसको इस तरह से एस्टिमेट करेंगे। तो x1 x2, और ये सब बहुत अच्छे से जब मैं मल्टीवेरिएट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ज़रूर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, और पूरा मतलब मल्टीवेरिएट जब मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये अगर जो बाद में हम हॉर्टलिंग टी स्क्वायर और महान लोबीज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्टेंस जो ये फार्मूला है, तो इसमें अगर हम रिलेशन देखें तो N1 इंटू N2, N1 प्लस N2, ये जो फार्मूला होता है ये हमारा D, इनके बीच में जो ये रिलेशन होता है, ये एग्जैक्ट ना कह करके अप्रॉक्स जो है ये रिलेशन होता है। अब इसी पे देखो इसने क्वेश्चन पूछ लिया है, ये जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखो इसी पे इसने पूछ लिया है। तो कुछ नहीं, बस आपको इसमें और इसमें रिलेशन बताना है कि क्या मतलब इसका रिलेशन होगा। तो देखो ये वाला भी नहीं होगा, नेक्स्ट अगर हम देखें देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा। अब ये देखो, ये अभी आप जब आगे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होंगे वहाँ पे देखोगे कि ये इसका यूज़ मतलब यही सेम क्वेश्चन उठा करके उसने वहाँ पे पूछ लिया है। तो ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगने, देखो तभी टाइम लगता है जब ये चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें याद की जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको बस आप बार बार देखते रहोगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा चलो नेक्स्ट अगर जो हम देखें इसमें, नेक्स्ट अगर जो हम देखते हैं ये कोवेरियंस जो मैट्रिक्स है इसमें उसके लिए है। अब इसमें हम देख लेते हैं पूरा, मैं पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर बाद में। देखो एक कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रखी है म्यू ऑफ मल्टी नॉर्मल वेरिएट मतलब मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम MND लिखेंगे, इज नॉट फुल रैंक। फुल रैंक का देखो यहाँ पे मीनिंग बहुत अच्छी समझा देते हैं। N, P अगर दे रखा है, फुल रैंक का मतलब क्या है कि अगर जो बाद में इसका अगर हम रैंक निकालें, इसका अगर हम रैंक निकालें तो ये सपोज P आना चाहिए। ये अगर आ जाता है तो इसको हम कहेंगे फुल रैंक मैट्रिक्स, या N, ही दे रखा है, ये मान लेते हैं N, या P इंटू P दे रखा है, तो ये हमारा फुल रैंक हो गया ये। और अगर जो बाद में अब इसको और अच्छे से अगर हम समझना चाहें, इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो इसके बाद 2 इंटू 2 दे रखा है या 3 इंटू 3 दे रखा है, ठीक। अगर ये 3 ही आ गया तो इसका मतलब फुल रैंक आ गया। बट अगर जो बाद में इसमें अगर जो बाद में 2 आता है तो इसका मतलब जो आना चाहिए मतलब 3 आना चाहिए था बट ये आया। अब इसको अगर जो इन जनरल अगर लिखें तो मतलब ये कुछ इस प्रकार से R, और R क्या मतलब P। अब देखो P क्या है, P है हमारा 3 और ये हमारा R क्या है 2, मतलब जब कभी भी ये आ जाएगा तब हमारा ये फुल रैंक हो जाएगा।
ये आएगा तो फुल रैंक होगा, ये आएगा तो नॉट फुल रैंक होगा। तब कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी वो जरा देख लेते हैं हम लोग। तो इसको पहले मिटाते हैं और मैं यहीं पे देखो समझाता हूँ। देखो जब फुल रैंक नहीं होगा, ऐसे समझो, फुल रैंक जब नहीं होगा तब क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी वो देख लेते हैं। देखो लिखा है कि जो हमारा मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इज ए डीजनरेट वन। फिर अगला देखो, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट। अब चलो अच्छा हम थोड़ा सा इसको हम थोड़ा उस पर ही समझा देते हैं। ये जरा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए अगर जो दे रखा है, कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, और ये दे रखा है अगर जो ज़ीरो, तो इसका मतलब पहली बात तो ये ए क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर जो ये ए ज़ीरो आ गया, ए अगर जो हमारा ज़ीरो आ गया, एक मिनट, ए अगर जो हमारा ज़ीरो आ गया तो यहाँ पर हम देखते हैं, और ये हम मान लेते हैं कि 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी थी और ये हमारा ज़ीरो आ गया, ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दे रखा है। तो जब इसकी हम रैंक निकालेंगे तो रैंक हमारी क्या होगी, वो हमारी क्या आ जाएगी, 1 आएगी। मतलब अब देखो 2x2 ये वही वाला केस बन गया कि ये यहाँ पे P दे रखा है, यहाँ पे R दे रखा है। जब कभी फुल, मतलब यहाँ पे अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं नॉट फुल रैंक, जब फुल रैंक नहीं होगा तब हमेशा हमारा क्या आएगा, ये आएगा, जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा ज़ीरो होगा। जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जब हम ये नहीं निकाल पाएंगे तो हमने बताया है मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसका अगर जो हमें PDF ही अगर लिखना पड़े तो ये देखो 2 पाई और ये होता है P/2 और ये होता है समेसन, ये होता है हमारा समेसन। समेसन क्या, समेसन ये हमारा होगा 1/2। और इसको भी अगर जो बात है, चलो मैं इसको भी सही से लिख देता हूँ जिससे इसमें भी अगर किसी को दिक्कत हो तो वो देख ले। x अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो इसके लिए अगर जो बात भी हम देखें, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 × 1 होता है, ये हालांकि लिखा नहीं होता है बट ये 1,1 होता है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो fx बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट में होता है, तो हम अंडर रूट में ना लिख करके 1/2 लिख लें। और ये यहाँ पे i की वैल्यू अगर हम चलो यहाँ पे i भी लिख लेते हैं, तो i हमारा अगर हम लिख दें 1 ही है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, एक के लिए अगर पता करना है, मतलब यूनिवेरिएट है। और यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, होता था, और या इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और ये हमारा दे रखा था e 1/2 x माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, ये कुछ दे रखा था। अब इसी तरह से जब हम इसको मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये समेसन आ जाएगा, मतलब म्यू आ जाएगा, उसके नीचे जो मैट्रिक्स का साइन लगेगा, और सिग्मा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की जगह पे सिग्मा आ जाएगा। ये यहाँ पे अगर जो बात है P×1 है तो ये यहाँ पे P के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर जो बात है हम fx ये अगर हम लें तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा P/2, मतलब यहाँ पे P का मीनिंग यहाँ पे हो गया, यहाँ P की वैल्यू 1 है, यहाँ पे P अगर हमारा ये दे रखा है। अब चूँकि सिग्मा स्क्वायर, देखो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 1/2 और e की पावर, अब देखो 1/2 हम लिख सकते हैं। अब इसको चूँकि हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ये हमारा ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, x माइनस का म्यू, ये हमारा हो जाएगा, और ये जब सिग्मा ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ये हमारा ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा x बार माइनस का म्यू, ये हमारा हो गया। अब देखो चूंकि जब हमारा अगर जो ये बोल रहा है कि इसका जो रैंक है, इसका जो रैंक है अगर जो हम P×P का होना चाहिए और ये हमारा आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मतलब समेसन जो है ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक। अब हम ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन को थोड़ा समझते हैं। तो देखो ये लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्यों सही कह रहा है, अगर जो बात है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन नेक्स्ट भी हमें देखना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर लिखा है मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डीजनरेट 1 एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे विल नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे भी विल नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही है। बस अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही होगा,
मतलब यहाँ पे ये भी पॉइंट सही है, बस इसमें ये देखना कि ये भी सही होगा। अब देखो इसको देखने के लिए हम जरा थोड़ा आपको समझाते हैं कि ये डी जनरेट वन का मीनिंग क्या है। तो डी जनरेट वन का मीनिंग होता है इसका जो मीनिंग है मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये आप यहाँ पे देखो, थोड़ा ये देख लो, इस लाइन को मैं वहाँ पे अभी लिखने वाला हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डी जनरेट वन। अब जरा यहाँ इसको हम यहाँ पर देखते हैं अच्छे से और इसको हम करते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या हो गया। अगर लिखा है एम एन डी इज डी जनरेट वन, इसका मीनिंग क्या हो गया। तो मैं पहले तो इसकी डेफिनेशन जो मतलब इस क्या होता है ये मैं समझाता हूँ, बट इसके बाद में मैं आपको इसका प्रूफ भी कराता हूँ। प्रूफ मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाने की, जो एक एग्जांपल लेकर के मैं बाई वेरिएट का मैं एग्जांपल लूँगा, उससे मैं समझाऊँगा। ये बोल रहा है कि इट इज़, इसका मीनिंग क्या होता है ये देखो। इट इज़ सपोर्टेड ओनली ए लोअर डायमेंशन सब स्पेस ऑफ आर की पावर पी। अब पी क्या है, पी अभी मैंने आपको बताया था, आर की पावर पी, आर क्या है, रियल नंबर। लिखा है इट इज सपोर्टेड ओनली ए लोअर डायमेंशन सम स्पेस ऑफ आर की पावर पी। अब एग्जांपल हम देखते हैं और जरा देखो, एक्स कॉमा वाई अगर जो हम बाय द वे मान लें बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 0 0 1 1 और सिग्मा, या इसको भी मैं 1 ही मान लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर समीशन सपोज ये दे रखा है, दे क्या रखा है, यहाँ से हम कर भी सकते हैं। वेरिएंस 1 1 दे रखा है, को वेरिएंस यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी 1 1 है। जब इसके लिए अगर जो बाद में हम मॉड अगर हम निकालने की कोशिश अगर हम इसके लिए करेंगे तो देखो इस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसको हम देखेंगे 0 आ जाएगा। चूँकि ये 0 आ जाएगा तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो हम ये कहें, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये वैसे था क्या 2 क्रॉस 2 का था, ये यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो रैंक है वो 1 होगी। जो मतलब पी दे रखा था, पी मतलब 2 दे रखा था, वो नहीं होगा, या तो ये कहें, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा सिंगुलर दे रखा है। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फर्स्ट जो पॉइंट हमने बताया था वो तो सही हो जाएगा कि हमारा इसके लिए हम पीडीएफ भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट को हम कैसे प्रूफ करेंगे वो जरा देखो। लिखा है रो, चूंकि देखो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 0 1 1 1, तो यहाँ पे जो रो है वो हमारा 1 हो गया। रो का मीनिंग हो गया, या रो लिखो या इसको आर एक्स वाई भी लिख लो, तब भी बात एक ही है। तो ये हमारा 1 है। जब ये 1 है तो इसका मतलब क्या कहता है कि देन वाई बराबर एक्स जो होगा ऑलमोस्ट श्योर, जो हमारा होगा वाई बराबर एक्स जो होगा वो ऑलमोस्ट श्योर होगा। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसंट्रेटेड along द लाइन y बराबर x, मतलब दिस इज नॉट। अब यहाँ पे ये जब ये 1 हो गया तो इसका मतलब अब ये यहाँ पे ये नहीं आप कह सकते हैं कि ये क्या आपका दिखा रहा है 2D डेंसिटी है, मतलब अब ये नहीं, ये x और ये y ये दोनों चीज़ें बंद हो गई एक्स वाई, लेकिन ये एक्स वाई ये नहीं है, अब ये बन गया है और ये सिर्फ एक डायमेंशन की बात करेगा। तो यहाँ पे एक डी जनरेट हो गया है बस, मतलब ये जो लाइन है ये 1 डायमेंशन हो गया, 2D ये नहीं चल रहा है। तो वही जब अब ये एक क्या मतलब मैं बता रहा हूँ, ये मतलब मैं ये बता रहा हूँ 2 क्रॉस 2 दे रखा था, और अगर ये फुल रैंक दे रखा होता तब तो बात अलग थी, बट ये दे रखा है कि ये फुल रैंक नहीं है, मतलब एक कम हो गया है, मतलब सपोज यहाँ पे 1 है, एक कम हो गया है, तो ये हमारा डी जनरेट भी होगा। तो ये जो ऑप्शन इसमें ये दे रखा था ये भी सही है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट यहाँ पे ऑल वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब इनको ना लिख करके हम ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों बातें कही गई। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर जो हम देखें इसमें, देखो ये आपको भी पता है कि मेहनत तो कर ही रहा हूँ और आप लोग भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिएगा कि लोगों तक भी शेयर करिए, और अगर नहीं फॉलो किया है तो आप फॉलो भी कर लो।
जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी वो आपको तुरंत मिल जाए, आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और जो भी कोई अगर आपका दोस्त हो उसको भी शेयर कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी बड़े बड़े टॉपिक या ऐसे टॉपिक जो यूट्यूब पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिलते हैं वो मैं सारे समझाने की कोशिश करूँगा और मैं समझाऊँगा। इसलिए भी आपको सारा ये आपको फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम उसको भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे भी अगर आप चैनल बना है हमारा, अगर भाई उसको सर्च करोगे IAS एग्ज़ाम तो आपको मिल जाएगा, उसको भी फॉलो करके रख सकते हो। इसलिए भी फॉलो कर लो, देखो क्योंकि आपको कोई रुपए देने नहीं हैं, इसलिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने भी पूरा सेटअप बना के रखा है, तो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो मुझे भी तो लगे कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सिंपल सी बात है, कोई भी कोई चीज़ अगर स्टार्ट करता है तो पढ़ाना अगर मैंने स्टार्ट किया है तो दो रीजन से पढ़ाना स्टार्ट किया, कोई भी यही करता है। एक तो नॉलेज जो मतलब मेरे पास है वो दूसरों तक जाए, और दूसरा मैं उसी टॉपिक को मैं कितने बेहतर तरीके से और अच्छा पढ़ा सकता हूँ। और हाँ, तीसरा भी ऐड कर लो कि सिंपल सी बात है, जो इतना सारा सेटअप कोई भी लगाता है या इन्वेस्ट करता है रुपए, तो वो भी चाहता है कि उससे इनकम होनी चाहिए। तो तीनों मतलब रीज़न वैलिड हैं, ऐसा नहीं कि ये वैलिड नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिखा है द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू नॉर्मल वेरिएट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज, लिखा है कि अगर जो बाय द वे कोई जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू नॉर्मल वेरिएट है, मतलब ये कह रहा है कि एफ एक्स कॉमा वाई टू नॉर्मल वेरिएट, मतलब ये और ये, इसकी बात कह रहा है कि ये और ये अगर हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा। नेसेसरली मतलब अनिवार्य रूप से बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो होगा वो बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉट नेसेसरी मतलब ये है कि बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब जरा हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि गामा और इसकी कोई बात ही नहीं। देखो अब थोड़ा यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर अगर जो बाय द वे ये समझो कि एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स एफ वाई, तो ये जो होते हैं ये हमारे मार्जिनल ऑफ एक्स कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं मार्जिनल ऑफ वाई। तो ये यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये, मतलब ये कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि वो बाई वेरिएट ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप इसमें लिखेंगे नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये आप जब ये इसके लिए करेंगे, देखो जरा, एक्स अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 के लिए, और अगर हम वाई बराबर अगर हम ये मान लें कि एक्स दे रखा है माइनस एक्स दे रखा है, और ये दे रखा है विद प्रॉबिलिटी, विद अगर इसकी प्रॉबिलिटी दे रखी 1/2, इसकी भी विद प्रॉबिलिटी 1/2, तो इस केस में ये देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करें। तो इस केस में ये आप ध्यान रखो और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। आप वहाँ पे तुरंत जाएंगे और ये इसको देखेंगे, अच्छा हाँ ये तो बाई वेरिएट, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। अब बाई वेरिएट क्यों नहीं है, अगर जो बात है तुमको मतलब ये समझाना पड़े या मैं समझाऊँ, तो ज़रा ये भी देख लो। जैसे एक्स अगर जो बात में हम मतलब मार्जिनल तो ऐसे ही लिखते हैं, 1/1 के लिए अगर हम लिखें तो एफ एक्स बराबर 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा 1 ई की पावर 1/2 एक्स माइनस का म्यू 1 सिग्मा 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब इसी तरह से अगर जो हम एफ एक्स अगर एफ वाई अगर हम लिखें, तो देखो ये और इसकी वैल्यू जो मिलके ये 2 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाएगा, ई की पावर 1/2 हो जाएगा, एक्स माइनस का म्यू 1 सिग्मा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पे, चलो ये इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा वाई माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2, ये हमारा कुछ हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल तो हो गया, देखो ये इसके इक्वल हो गया, बट क्या देखो ये बाई वेरिएट बन रहा है, जरा देख कर बताओ हमें अभी, एक मिनट। ये देखो एक्स कॉमा वाई अगर जो बात है बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो है बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो म्यू 1 कॉमा म्यू 2 कॉमा म्यू 3 कॉमा म्यू 4, सॉरी म्यू 1 कॉमा म्यू, एक मिनट, देखो म्यू 1 कॉमा म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर, और इसी तरह से रो हो जाएगा, या हम रो ना कह करके मतलब इसको हम कोरिलेशन अगर हम ये मान लें, तो अगर इसका अगर जो बात है आप लोगों ने अगर PDF पढ़ा होगा तो वो कुछ ये पढ़ा होगा 2 पाई, सही है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी पढ़ा होगा, अंडर रूट में 1 माइनस का रो स्क्वायर भी पढ़ा होगा, ई की पावर 1/2 1 माइनस का रो का स्क्वायर पढ़ा होगा, फिर ये पढ़ा होगा एक्स माइनस म्यू 1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस का म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 एक्स माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा 1,
और यहाँ पे रो भी आएगा वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब होल ऑफ स्क्वायर नहीं लगेगा, ये बनेगा। एक मिनट मैं बस इसको ये देख लेता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि गलत लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, अगर कहीं पे अगर आपको लगे कि कोई से बाद में चीज़ या कोई डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अगर गलत लिखा दिया है या कोई, देखो मैं भी एक इंसान ही हूँ तो कोई गलती हो सकती है हमसे भी, तो अगर बाद में कोई गलती होती है तो उसको आप, अच्छा तरीका तो यही रहेगा कि आप मुझे अपने जैसा समझ करके चीज़ें अगर जो बाद में आप कमेंट करके बता दो कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं सही कर लूँ या मैं कमेंट करके एटलीस्ट बता दूँ, जिससे कि लोगों को आगे जो है वो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो ये मतलब मैंने सही लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो देख लेना। तो देखो जब अभी मैंने लिखा था तो ये वाला टर्म और देखो ये वाला टर्म इतना, ये अभी देखो उससे नहीं आया था, तो बाई वेरिएट नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि क्यों नहीं होगा, उसका भी मैंने देखो रीज़न बता दिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, नेक्स्ट अगर जो बाद में हमें अगर देखना पड़े तो नेक्स्ट ये जरा देख लो, ये भी बहुत आपको ये 3-4 क्वेश्चन तो आपको ये समझ लो मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आपको ये देखना है कि इन 3-4 क्वेश्चंस को कैसे आपको लपेटना है, कैसे आपको करना है, क्योंकि अगर आपने कर लिया अच्छे से तो आप अच्छा कर जाओगे, अगर जो बाद में आपने इनको अगर हल्के में ले लिया तो फिर चीज़ें नहीं होंगी। अब जरा देखो नेक्स्ट, अगर जो बाद में हम इसमें अगर हम देखें तो ये दे रखा है एस, एस वो भी क्या दे रखा है ये। अब एस भी देखो जरा तुम, चीज़ें देखो सारी एक जैसी हैं, इसको भी चलो हम उसी पे समझाते हैं। ये जरा देखो, ये अगर जो बाद में हम देखें कि पहले हम x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमस सिग्मा स्क्वायर, और इसी तरह से अगर जो बाद में हम, और देखो ये जो आज वीडियो आप जो भी नया स्टूडेंट या जो भी देख रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है, आज आप देख रहे हैं, अभी 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे कि कौन सा मेरा वीडियो था या कौन सा मतलब किस चैनल पे मैंने देखा है। तो बेहतर तरीका यही है कि आप फॉलो करके रखो, जब भी आपको देखना होगा आप आ करके देख सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी अब चीज़ें आगे पढ़ाऊँगा वो एडवांस लेवल की पढ़ाऊँगा और सारा बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊँगा सिलेबस। तो आप लोग भी अगर जुड़े रहेंगे हमसे तो हमको भी अच्छा लगेगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ भी सकते हैं, और पूछते रहेंगे तो हमें भी चीज़ें लगेंगी कि अच्छा पढ़ाते हुए चलेंगे। देखो सिग्मा स्क्वायर अगर जो बाय द वे नोन होता है तब तो जेड ही बनाते हैं, बट अगर जो बाय द वे सिग्मा स्क्वायर अगर जो अननोन हो जाता है तो हम इसके लिए देखो एस स्क्वायर लाते हैं 1n-1, इस तरह से भी लिख सकते हैं समेसन एक्स आई माइनस का एक्स बार होल ऑफ स्क्वायर। और ये अगर जो बाय द वे हम देखें n-1 एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा अगर देखें तो ये n-1 को फॉलो करता है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसी तरह से अगर हम विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसमें देखें तो विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का भी जनरलाइजेशन होता है। जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन का जनरलाइजेशन क्या था, हॉटलिंग टी स्क्वायर, वैसे ही काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ये जनरलाइजेशन, और ये सब मल्टी वेरिएंट एनालिसिस का पार्ट है। इसमें पीसीए फैक्टर एनालिसिस ये सब जब आगे आएगा तो ये मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा अच्छे से, बट अभी के लिए बस आप ये देख लो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। अच्छा, अब देखो ये क्या करता है, ये इसका यूज़ कब करते हैं, टी कब यूज़ किया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक, जब मीन्स को जब कैलकुलेट करना हो, मतलब कंपेयर करना हो। और कब कंपेयर करना हो, जब हमारा अननोन दे रखा हो, और वो अननोन जो दे रखे हैं वो सिग्मा 1 स्क्वायर बराबर सिग्मा 2 स्क्वायर जो है, सपोज अगर ऐसा कुछ दे रहे पेयर्ड में अगर है तब ये दे रखा, तो ये हम यहाँ वहाँ की भी बात नहीं कर रहे, हम यही यहाँ विसार्ड में कह रहे हैं। अगर कंपेयर करना हो मीन को तो हम टी लगाते हैं, अगर जो बाय द वे हमें सिग्मा को अगर कंपेयर करना है तो बाय द वे सिग्मा को अगर कंपेयर करना है तो हम वैसे तो इससे हम लोग कर लेते थे काई स्क्वायर से, बट अब विसार्ड में जब आएंगे तो हम कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात आएगी, तो जब कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात आएगी तो इसको अब कैसे करेंगे, तो इसको कंपेयर करने के लिए या इसको एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब कोवेरियंस मैट्रिक्स अब देख लो, जनरलाइजेशन मैंने बता ही दिया है कि इसका जनरलाइजेशन होता है। और इसी तरह से हम मान लेते हैं एक्स आई जो है, या हम यहाँ पे ये इस तरह से कर लें एन पी, और ये हमारा हो गया 0 मान लें, ये हमारा मान लें समीशन दे रखा है। तो यहाँ पे जो W होता है वो हमारा, वो हम अगर मान लेते हैं I बराबर 1 to n, और ये हमारा एक्स आई इंटू में एक्स आई डैश ये दे रखा है, तो ये हमारा जो फॉलो करेगा विसार्ड P n कॉमा समीशन को, n हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अच्छा, अगर जो बाद में इसको और हम अच्छे से अगर लिखना चाहें, ये सब हटा करके, और अगर हमें लिखना हो
तो हम कैसे लिखेंगे वो जरा देख लो कि एस अगर जो बात है सैंपल स्पेस है, मतलब सैंपल वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है एस, इसकी है सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये इसके लिए है, मतलब ये इसको ही एस्टिमेट करना, ये जब पता नहीं होगा तभी हम एस का यूज़ करते हैं। तो कह रहा है कि तब क्या होगा कि एस जो होगा, तो जो हमारा ए एक हम मान लें, ए क्या है, ए हमारा है एन माइनस का 1, एस अभी देखो हमने किया था एन माइनस का 1 वहाँ पे किया था, और ये एस सिग्मा स्क्वायर ये किसको फॉलो करता था, ये भी मैंने दिखाया था एन माइनस 1 को करता था। ठीक वैसे ही अगर जो बाद में हम ये बोल दें कि ये ए इसको हम मान लें और इसको हम सिग्मा स्क्वायर मान लें, तो ये भी वही बात कर रहा है। तो ये जो है ये किसको फॉलो करेगा, और देखो एक ये भी बात आप ध्यान रखो कि एस स्क्वायर वहाँ पे लिखा जाता था, तो वो एन माइनस 1 समीशन एक्स माइनस का एक्स बार लिखा जाता था, यहाँ पे स्क्वायर होता था, यहाँ पे वही चीज़ एस के लिए लिखा जाएगा, तो एन माइनस 1 या कैपिटल एन मान लें, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, तो ये यहाँ पे एक्स बार माइनस का एक्स बार ये हो जाएगा, मतलब मीन हो जाएगा। और इसी के साथ में हम ये भी लिख सकते हैं एक्स आई और ये डैश, इसको स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये वी पी, मतलब यहाँ पे अगर जो एक्स जो है हमारा उसका ऑर्डर पी क्रॉस 1 का है, तो ये हमारा हो जाएगा एन माइनस का 1 समीशन। अब ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको देखोगे क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है, वो क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, मतलब उसका जो इसमें देखो n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे भी n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये इसको हम कुछ इस तरह से लेकर के चलेंगे, जो भी चीज़ें जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसको हम कुछ इसी तरह से समझाएंगे। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एस अगर जो बाय द वे कोवेरियंस सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स है विच इज़ यूज टू एस्टिमेट करने के लिए, ये अगर ये दे रखा है फॉलो किसको ये फॉलो करेगा, तो यहाँ पर ये तुरंत इसको कर जाएगा विसार्ड को। अच्छा नेक्स्ट अगर जो बात में हम देखें, देखो नेक्स्ट अगर पीसीए की अगर हम बात करें, तो चूंकि पीसीए को अगर समझाना है तो इसको भी मैं अच्छे से ही समझा देता हूं, जिससे कि नेक्स्ट कभी भी अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसको भी हम थोड़ा समझते हैं कि पीसीए क्या होता है, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, अच्छे से पूछा जाता है। पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो ये पहली बात तो ये क्यों यूज होता है, जैसे कि वो कंपेयर करने के लिए हॉटलिंग टी स्क्वायर जब मीन को कंपेयर करने के लिए, उसी प्रकार से अगर जो बाय द वे विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो कोवेरियंस मैट्रिक्स को, उसी तरह से पीसीए को क्यों लाया गया है, क्यों उसका यूज़ किया जाता है, तो इस ये करता है डायमेंशन जो होते हैं हमारे रिड्यूस टेक्निक है, मतलब डायमेंशन रिड्यूस टेक्निक है, मतलब जो इसका डायमेंशन आप देखेंगे p क्रॉस 1, ये हमारे जो डायमेंशन होते हैं, मतलब कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं, ये उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और ये क्या करता है, मैं रीड कर रहा हूँ आप उसको देख लेना कि इट ट्रांसफॉर्म ए सेट ऑफ पॉसिबल कोरिलेटेड वेरिएबल्स इनटू स्मॉलेस्ट या स्मॉलर सेट ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल कॉल्ड पीसीए, मतलब पीसीए मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट। और ईच जो मतलब जो पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं जो ओरिजिनल में मतलब वेरिएबल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे पीसीए सपोज वाई बना है और पहले एक्स ओरिजिनल थे, तो ये हमारा हो गया, इसको हम जेड मान लें, मतलब जो नए बने हैं उससे उसका जो कॉम्बिनेशन हो लीनियर होना चाहिए। अब थोड़ा अगर मैथमेटिकल अगर हम इसको देखें, सपोज ये p क्रॉस 1 है, नहीं ये 1 क्रॉस p हो गया, 1 क्रॉस p है, तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं x1 x2 डॉट डॉट xp, और ये डैश, ये कुछ और नहीं लिखा है, अगर बाद में ये इस तरह से लिखा है, और p क्रॉस 1 अगर लिखा होता तो ये कुछ इस तरह से लिखा होता है x1 x2 डॉट डॉट xn या xp। ठीक, और ये इसमें क्या ये बोल रहा है कि ये जो है ये p डायमेंशन का रैंडम वेक्टर है विद कोवेरियंस, जो मैट्रिक्स है वो हमारा क्या है, सिग्मा है या समीशन है, जो भी आप डिस्पर्जन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक, तो हमारा इसमें क्या करता था कि फाइंड करते थे वेक्टर b की पावर k, और ये क्या होते थे, ये हमारे आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे, वही वेक्टर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये सपोज हम ये मान लेते हैं yk, और ये हमारा हो जाएगा bk डैश, और ये हमारा x मान लेते हैं, और यहाँ पे k जो है हमारा 1 2 डॉट डॉट p मान लेते हैं। इसी तरह से जब हम ये निकालेंगे मतलब इसके लिए और ये इसके लिए, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यूनिट होना चाहिए, ये हमारा यूनिट होना चाहिए जब सेम है।
अगर जो बाय द वे सेम नहीं है, मतलब इस तरह से अगर लिखा है, देख लो आई, और ये अगर सपोज जे दे रखा है, तो दो केस बनेंगे, 1 बनेगा, 0 बनेगा। ये कब बनेगा? जब ये आई इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं आई और जे जो इक्वल हो जाए, या आई नॉट इक्वल टू जे, तब ये हमारा 0 होगा। और आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ को अगर कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हम देखो इस तरह से, पहले हम आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। आइगन वैल्यूज़ यहाँ लैम्डा की जो वैल्यूज़ मिलती हैं उससे, फिर इनका यूज़ करके हम अलग अलग आइगन वेक्टर निकालते हैं। ये आपको पता होंगे, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अगर जो बात में हम इसी में देखें तो इसमें आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ तो हमने बता दिए। तो अब ये हमारा वेरिएंस ऑफ वाई के तो हमने बताया था जो ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लैम्डा के हो जाएगा। और इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको ये भी लिखा जा सकता है ट्रेस ऑफ वाई के। अब इसका मीनिंग क्या है ज़रा देख लेते हैं। सपोज ये वाई के दे रखा है और ये दे रखा है 1 3 2 1, ये कुछ दे रखा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ। तो ये कुछ नहीं कहता, ये कहता है सम ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, या जो भी डायगोनल, मतलब ये जो है इसका सम कर दें, तो सम करेंगे 2 आ जाएगा। यही इसका वेरिएंस, और ये खूब पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये आपको दे देगा, एक मैट्रिक्स दे देगा, बताएगा कि ये है, मतलब ये इसके पीसीए में, और इसमें बोलेगा कि ये इसका आइगन वेक्टर या इसका वेरिएंस आप बता दो, तो ये इसका वेरिएंस होता है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका अनकोरिलेटेड होते हैं। तो जिसके बाद में ये आपने ये कैलकुलेट किया वाई आई और वाई जे, तो ये हमारा क्या होगा? 0 होगा, अगर जो आई नॉट इक्वल टू जे है। नेक्स्ट हमारा जो है लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2, मतलब ये ग्रेटर देन है। ये क्या है हमारे? ये हमारे दे रखे हैं आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ पे अगर जो हम जब इसको निकालेंगे, इसमें ये इसी तरह से होता है, ये पूछा भी गया है और एक पूछा भी खूब जाता है। ये y1 जो है एक्सप्लेन करेगा मैक्सिमम वेरिएंस, यहाँ पे मैक्सिमम की बात होती है। हालांकि जब आप सैम्पलिंग या अदर कोई चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे मैक्सिमम, अगर देखो इस तरह से, ऐसे मान लो वेरिएंस ऑफ y1, अगर जो वेरिएंस ऑफ y2, तो यहाँ पे ये बढ़िया होगा, ये यहाँ पे ख़राब माना जाता है। बट इसमें क्या होता है? इसमें मैक्सिमम पे ही सारी बातें होती हैं। देन इसी तरह से y2 अगर आप करोगे तो ये उससे नेक्स्ट से मतलब थोड़ा मैक्सिमम कम होगा। इसी तरह से सारा चलता चला जाएगा। और ये जो मैंने अभी बताया था, ये देख लो, टोटल जो वेरिएंस इसका होगा, टोटल वेरिएंस, तो टोटल वेरिएंस का जो फार्मूला होगा कुछ नहीं, जो अभी मैंने बताया था वाई के और के बराबर 1 to p। तो इसी तरह से ट्रेस ऑफ, अच्छा हाँ, वहाँ पे जो एक चीज़ मैंने थोड़ा बता दिया था वो ज़रा देख लो। ये होता है आई बराबर p और ये लैम्डा के होता है, और यही ये अब होता है ट्रेस ऑफ वाई के, या यहाँ पे समीशन, जो भी आप डिस्पर्जन मैट्रिक्स, ठीक, ये आपका हो गया। और इसी तरह से अगर जो बाद में अगर नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी अगर हम देखें डायमेंशन रिडक्शन में, तो अगर जो बाद में m अगर हम मान लेते हैं p से अगर छोटा है, मतलब m जो है वो छोटा है p से, तो अगर जो बाद में इसके लिए अगर वेरिएंस अगर हम लिखें तो ये भी खूब पूछा जाता है, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। ये अगर जो बाद में वेरिएंस क्या हो? एक्सप्लेन्ड हो, या इसको चलो हम थोड़ा सही से भाई लिख दें। बात क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे। बट हाँ, आपको ये भी बताना है कि इसी तरह से मैं आगे बताऊँ चीज़ें, या फिर सिर्फ आपको आंसर दे दूँ और आप चीज़ें कर लेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो समीशन लैम्डा के अपॉन में ट्रेस ऑफ समीशन। अब यहाँ पे आई बराबर m यहाँ पे होगा, और यहाँ पे अब आई बराबर नीचे क्या होगा? आई बराबर p होगा। तो वही आई बराबर जब ये p इस तरह से लिखा होगा तब ये नीचे, मतलब ये टोटल के लिए हो जाएगा। और उस पर जब वो वही यहाँ पे सपोज 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 के लिए पहले मतलब पूरा टोटल, और ऊपर जो लिखना है वो प्रपोर्शन में लिखना है, ठीक है। ये तो इसकी कुछ चीज़ें हो गई। और इसमें जो लिमिटेशन होता है वो थोड़ा देख लेते हैं कि लिमिटेशन एज्यूम करते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकेंड जो हमारा है वो ये कि इसमें ये सेंसिटिव होते हैं, इसमें आउटलायर्स होते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं या आ जाते हैं। पीसीए मे नॉट ऑलवेज हैव क्लियर इंटरप्रिटेशन, मतलब ऑलवेज ये जो है अच्छा आपको इंटरप्रिटेशन जो है इसका बहुत अच्छा ऑलवेज हमेशा नहीं देता है, कभी कभी बेकार भी दे देता है। तो इसीलिए इसके बाद में फैक्टर एनालिसिस का यूज़ होता है, ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम इसमें क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन ये अगर हम देखें तो लिखा है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिएबल।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी बात सही है। यहाँ पे अगर हम ये देखें 30 में तो ये भी बात सही है, सही है। फिर लिखा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेरिएबल, ऐसा कुछ तो था। मतलब ये तो रिड्यूस करता है, ये बता रहा है इंक्रीज करता है, तो ये तो गलत है। रिड्यूसिंग द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, मतलब ये कोरिलेशन को रिड्यूस करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोरिलेशन को रिड्यूस करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये वाला भी बोल रहा है हेट्रोजेनिटी एमंग द वेरिएबल, ये भी गलत है। बस यहाँ पे हम लोगों ने यही पढ़ा है, तो फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट अगर जो बात देखना हो तो ये